शबीर ने कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने पसंद की शादी की थी और थोड़े ही दिनों के बाद वो परेशान हो गई थी। शबीर ने एक दिन देखा कि अरीबा नामी एक लड़की बैंक में अपनी सीट पर बैठी थी। उसके सामने एक क्लाइंट मौजूद था और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। सर, आपकी लिमिट 5 लाख तक है। अगर ये लिमिट बढ़ सके तो? सर, इसके लिए आपको अपनी इनकम थोड़ी ज्यादा शो करनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा। आपने मुझे बताया था कि आप अपना बिजनेस करते हैं। जी, मेरे कराची और दीगर शहरों में गेस्ट हाउस हैं जिन्हें मैं रेंट आउट करता हूँ। ठीक है सर, तो फिर आप किसी दिन बैंक आ जाइए, मैं आपको सारा परफॉर्मेंस समझा दूंगी। जी शुक्रिया। आपका नाम? सर, बस आप ये कह दीजिएगा क्रेडिट कार्ड में से किसी से मिलना है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। जी सर, फरमाइए। अरीबा फोन खत्म करने के बाद सामने वाले क्लाइंट से मुखातिब हुई। मुझे अपना क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलमेंट जमा कराना है। सर, ये सामने काउंटर है, यहाँ जाइए, आपको कूपन मिलेगा, आप फिर जमा करवा दीजिएगा। थैंक यू। अरीबा ने मोबाइल चेक किया तो उसमें छुट्टी का वक्त हो रहा था। अरीबा ने मोबाइल पर्स में रखा और अपनी जगह से उठकर बैंक के बाहर आ गई। सामने से आते हुए रक्शे को इशारा किया और उसमें बैठकर अपने घर रवाना हो गई। पच्चीस साल अरीबा कराची में एक बैंक में नौकरी करती थी और अपनी खाला के साथ रहती थी। अरीबा जी, वो क्लाइंट को कॉल कर दें, उनका क्रेडिट कार्ड रिटर्न हो चुका है। ओके। ठीक है। एक दिन अरीबा हस्बे मामूल बैंक में मसरूफ थी कि उसके एक साथी ने उसे फहद नामी शख्स के बारे में बताया जो अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में मालूमात करने के लिए आया हुआ था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर फहद बात कर रहे हैं? सर, आपका क्रेडिट कार्ड रेडी हो चुका था, हमने डिलीवर करवाया था, वो रिटर्न हो गया है, तो आप आकर बैंक से रिसीव कर सकते हैं। बैंक की टाइमिंग्स 5 बजे तक है। ओके सर, खुदा हाफ़िज़। शबीर ने देखा कि अरीबा अपने बैंक के काम में मसरूफ हो गई। फिर वो बैंक से निकलने की तैयारी कर रही थी कि फहद बैंक में दाखिल हुआ और सीधा अरीबा की मेज पर पहुंच गया। मिस अरीबा। हाँ जी, फरमाइए। क्रेडिट कार्ड के लिए आपने मुझे फोन किया था? जी मिस्टर फहद। जी। हाँ जी, बैठिए। सर, वैसे तो बैंक क्लोज होने वाला है, बस 2-3 मिनट ही रह गए। आप मुझे अपना PNIC दीजिए। सर, कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। फहद ने नंबर बताया और फिर अरीबा ने फहद की मां का नाम पूछा और तस्दीक करते हुए कार्ड उसके हवाले कर दिया। फहद शुक्रिया अदा करते हुए बैंक से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा, लेकिन उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी हुई थी और उसका ड्राइवर गायब था। फिर थोड़ी ही देर में अरीबा भी बैंक से बाहर निकलकर रक्शे का इंतजार करने लगी कि इतनी देर में फहद अपनी कार निकालने में कामयाब हो गया। उसने अरीबा को देखा तो कार रोक ली और शीशा नीचे करके उसको कार में बैठने की पेशकश करने लगा। अरे अरीबा, आप कहाँ जा रही हैं? आइए मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चली जाऊंगी। अरे तकल्लुफ छोड़िए, बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए। अरे आइए। अरीबा शायद फहद की गाड़ी और शख्सियत से मरूब हो गई थी। वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कार में बैठ गई। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हैं आप? अरीबा ने इलाके का नाम बताया और फहद ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद फहद ने बात करनी शुरू कर दी।
सुना है कि बैंक की नौकरी काफी अच्छी होती है। जी ठीक सुना है आपने। कब से जॉब कर रही हैं बैंक की? ज्यादा अर्सा नहीं हुआ अभी। तनख्वाह भी काफी अच्छी होती है बैंक की। मुनासिब होती है। अच्छा आगे से ले। हाँ हाँ, असल मैं गाड़ी में थोड़ी स्लो चलाता हूँ, आपको देर हो रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे आपके। नहीं आप ठीक ड्राइव कर रहे हैं। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मैंने अभी शादी नहीं की। क्या बात है। फहद जानबूझकर अपना तारुफ कराया जा रहा था और अरीबा भी मुस्कुरा रही थी। बस 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 ये जी जी बस यहाँ रोक दें। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। अच्छा खुदा हाफ़िज़। फिर शब्बीर ने देखा कि फहद ने अरीबा को एक सड़क पर उतारा और सलाम करता हुआ चला गया। फहद से चंद लम्हों की मुलाकात ने अरीबा की जिंदगी बदल दी थी। फहद की शख्सियत बहुत मुतासिरकुन थी और वो उसके शहर में खो गई थी और उसने अपनी दिल की बात अपनी खाला को बता दी थी जिससे उसकी दोस्ती थी। खाला जान वो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। कैसे करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्या बात है, बताओ मुझे। आप पहले मुझसे वादा करें कि आप अम्मी को नहीं बताएंगी। मैं आपको उससे मिलवाऊंगी, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। क्या पहेलियां बुझवा रही हो तुम? कौन है, किससे मिलवाओगी? फहद बहुत अच्छा लड़का है और आपको पता है आज जब मैं बैंक से वापस आ रही थी ना तो उसने मुझे घर पे ड्रॉप किया। मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, उसने मेरी इतनी हेल्प भी की। तुम पागल तो नहीं होगी अरीबा? ऐसे कैसे गाड़ी में बैठनी तुम? जानती भी हो तो या नहीं? हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने ही तो उसका क्रेडिट कार्ड बनवाया था। तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फहद बहुत अच्छा लड़का है और आपको पता है आज जब मैं बैंक से वापस आ रही थी ना तो उसने मुझे घर पे ड्रॉप किया। मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, उसने मेरी इतनी हेल्प भी की। तुम पागल तो नहीं होगी अरीबा? ऐसे कैसे गाड़ी में बैठनी तुम? जानती भी हो तो या नहीं? हाँ हाँ जानती हूँ, मैंने ही तो उसका क्रेडिट कार्ड बनवाया था। तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसको बोलो अपनी फैमिली को भेज दे। लेकिन उसके घर वाले तो मुल्तान में रहते हैं। तो क्या यहाँ आ नहीं सकते वो लोग? देखो अरीबा, मैंने बहुत जमाना देखा है, तुम किसी ऐसे वैसे चक्कर में मत फंस जाना। खैर तुम ऐसा करो कि पहले मुझसे मिलवाओ। मिलवा तो दूं लेकिन मैंने अब तक उसे बताया नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या कारनामे है तुम्हारे? अब अगर तुम उसे बताती हो और उसने इनकार कर दिया तो? अरे नहीं करेगा ना, मैंने उसकी आंखें पढ़ी हैं। कुछ नहीं पढ़ा तुमने सिर्फ रजिया भट्ट के नॉवेल पढ़े हैं, समझी तुम? अब जाओ, अब मेरा दिमाग मत खाओ। अरीबा अब बहाने बहाने से फहद को फोन करने लगी थी और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और शादी का फैसला कर बैठे। लेकिन अरीबा ने साथ में ये भी कहा था कि अम्मी मेरी इनसे अंडरस्टैंडिंग है, मेरी इनसे दोस्ती एक दोस्ती की हद तक है, शादी की मतलब मेरी इनसे कोई वो नहीं है। आप देख लें, आपको समझ आते हैं, आपको पसंद आते हैं, आप आगे बात फिर बढ़ाइएगा। फिर उस दौरान जाहिर है इनकी फिर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती गई, वो बात थोड़ी पसंद से ज्यादा पसंद पे चली गई। शब्बीर ने देखा कि एक दिन अरीबा को फहद ने कार से उतारा तो अरीबा खुशी खुशी घर में दाखिल हुई जहां उसकी खाला के साथ उसकी माँ भी मौजूद थी। अरीबा अपनी माँ से लिपट गई। अरे अम्मी आप कैसी हैं आप? आपने मुझे बताया भी नहीं, आप कैसे ही आ गए अकेले? अच्छा अब्बू भी आए? नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर गए।
मैं क्या बताऊं, मुझे लाहौर इतना याद आता है, मेरा भी दिल चाहता है मैं वापस आ जाऊं, लेकिन जॉब ऐसी है, आ भी नहीं सकती। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बगैर बताए आ गई, आप आई ही क्यों हैं? क्यों आई है? क्या मतलब? उससे मिलने आई है। किसको देखने? देखा जरा कितनी जान बन रही है। अरे बेटा, तुम्हारी खाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है, बस मैं जल्दी जल्दी चली आई। अगर वो लड़का अच्छा लगा ना, और वैसे भी तुम्हें पसंद है, तो मैं फौरन शादी कर दूंगी, जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। सच में अम्मी? हाँ। अच्छा तो फिर मैं एक काम करती हूँ, उसे मैं अभी फोन करके बुला लूँ। अच्छा बेटा, उनसे ये भी कह दो कि अपनी वालदा को साथ लेकर आए। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें, अगर वो फ्री होंगे ना तो आ जाएंगे। जी मुझे बात करनी थी कि मेरी अम्मी आई हुई है लाहौर से, तो वो आपसे मिलना चाह रही हैं। अगर आप फ्री हैं तो आप आज आ जाएं अपनी अम्मी के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी वो लोग अभी आ रहे हैं, देखिए आप सबको संभाल लीजिएगा, कोई गड़बड़ ना हो बस। ओहो, अभी से देखो कितना ख्याल है उनका। अच्छा जाओ, तुम चाय वगैरह का बंदोबस्त करो, और देखो कुछ बदतमीजी नहीं करना उनकी वालदा के सामने, तमीज से रहना, समझ रही हो ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जाके सारा इंतजाम करती हूँ। कितनी खुश नजर आ रही है, अल्लाह इसे खुश रखे। फहद पहले से ही शादीशुदा था और उसने अपनी पहली बीवी और रिश्तेदारों को बताए बगैर अरीबा से शादी कर ली थी, लेकिन अरीबा को ये बता चुका था कि वो पहले से शादीशुदा है। एक सुबह शब्बीर ने देखा कि अरीबा अपने खूबसूरत से लाउंज में बैठी चाय पर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। फहद कितनी देर करेंगे, आप ही जाएं, चाय ठंडी हो रही है। आया। इसी दौरान सामने मेज पर फहद के फोन की घंटी बजने लगी। ये कोई खातून थी। ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो, किसका फोन है? लाओ दो मुझे, मेरा फोन है। जी ला रही हूँ। हाँ हेलो, तो मैं तो बस हर बात की इंक्वायरी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। फहद ने कॉल काट दी और फिर वो अपने बाल सुखाता हुआ बाहर निकल आया। अजीब औरत है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। किस औरत ने दिमाग खराब कर दिया? पिछले 2 महीने से मुल्तान गेस्ट हाउस में एक औरत ठहरी हुई है। मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, शादी कर लो शादी कर लो। आप मुझे दें फोन, मैं अभी बात करती हूँ ना उससे। हाँ ये ठीक है, दिमाग ठिकाने लगा दो उसका। अच्छा छोड़ो, मैं चाय पी लूँ, बहुत देर हो गई है। क्या जबरदस्त चाय बनाई है यार तुमने, खुदा की कसम, मजा आ गया। कहाँ ठंडी हो गई, मैं कब से आपको आवाजें दे रही थी, लाइने में गर्म करके ले आती हूँ। अरे तुम्हारे हाथों की ठंडी चाय भी ना कमाल रखती है मान से। आप भी ना फहद। नामालूम खातून के बारे में शौहर की बताई हुई बात अरीबा को कुछ मशकूक लगी थी और उसके दिल में शौहर की तरफ से अंदेशे आने लगे थे। अरीबा का शौहर बीवी से कारोबारी मसरूफियत का कहकर मुल्तान गया हुआ था, लेकिन जब उसने आने में देर लगा दी तो अरीबा तशवीश में मुब्तला हो गई। रात का वक्त था, फहद का नंबर बन जा रहा था और अरीबा कॉल पर कॉल किए जा रही थी। फिर जब फहद ने कॉल रिसीव की तो अरीबा उस पर बरस पड़ी। फहद कहाँ हैं आप? 3 दिन हो गए मैं आपको कॉल से कॉल किए जा रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे यार परसों जब मैं मुल्तान आया ना तो एक साहब ने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, हाथापाई हो गई मेरी उनसे। उसी हाथापाई के अंदर मोबाइल गिर गया मेरा। अब सही कराया मैंने 2 दिन के बाद, तो तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ मैं। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो फिलहाल गेस्ट हाउस में हूँ। अच्छा वो सिविल कॉलोनी वाले गेस्ट हाउस में ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ आपके पास। क्या? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फहद कहाँ हैं आप?
3 दिन हो गए, मैं आपको कॉल्स पे कॉल्स किए जा रही हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे यार, परसों जब मैं मुल्तान आया ना तो एक साहब ने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। हाथापाई हो गई मेरी उनसे। उसी हाथापाई के अंदर मोबाइल गिर गया मेरा। अब सही कराया मैंने 2 दिन के बाद, तो तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, कल की फ्लाइट से आ रहा हूँ मैं। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो फिलहाल गेस्ट हाउस में हूँ। अच्छा, वो सिविल कॉलोनी वाले गेस्ट हाउस में ना? हाँ हाँ। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ आपके पास। क्या? तुम तो कराची में हो ना? जी नहीं, मुल्तान में। अभी आई है मेरी फ्लाइट, बस आपके बगैर परेशान होकर इसलिए चली आई। अरे मेरी बेगम, तुम एक काम करो, किसी होटल में ठहरो और वहाँ का मुझे एड्रेस बताओ। होटल में क्यों, गेस्ट हाउस में क्यों नहीं? ये तुम बहस बहुत करती हो। तुमसे कह दिया ना, तुम होटल में जाओ और मुझे फोन करो। अरे अरे, मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ कराची में। ये क्या हरकत की तुमने? तुम आ जाती तो दोनों साथ कराची चलते। खैर तुम फिक्र ना करो, कल मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। कराची वापस आने के बाद फहाद ने एक नई कहानी गढ़ ली थी और अरीबा से कहा कि उसकी पहली बीवी और घर वालों को पता चल गया है कि उसने कराची में दूसरी शादी कर रखी है। लिहाजा उन्होंने फहाद को जायदाद और गेस्ट हाउस वगैरह सब चीजों से बेदखल कर दिया है। और कहता है कि अब उन्होंने मुझे फाइनली बिल्कुल ही खत्म करके निकाल दिया। अब ना मेरे पास कोई मेरा गेस्ट हाउस है, ना मेरे पास अब कोई मेरा घर है, ना मेरे पास मेरी कोई गाड़ी है। अब हम चाहे ठेला लगाएं, चाहे हम केबिन खोलें, चाहे हम दुकान खोलें, हमने ये चलना है। मेरी बेटी उस पे भी राजी थी, मैं उस पे भी राजी थी, क्योंकि हमें ना किसी की कोई लालच थी, ना हमें किसी चीज की कोई जरूरत थी, ना हमारा टाइप, ना मेरी बेटी का टाइप ही नहीं था। उसने कहा था, वो तो मजीद और खुश हो गई कि उसको कंप्लीट शौहर मिल गया। शब्बीर ने देखा कि फहाद और अरीबा किराए का मकान लेने के लिए शमशाद नामी एक स्टेट एजेंट के यहाँ मौजूद थे। जी फरमाइए। एक फ्लैट किराए पे चाहिए था हमें। कितने कमरे का? 2 बेड लॉन्च। क्यों अरीबा, ठीक है ना? नहीं, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा होगा हमारे लिए, बस 1 बेडरूम का ठीक है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप दोनों मियां बीवी? जी, मगर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में स्टेट एजेंट का काम होता है, तो पहले थोड़ी मालूमात लें, उसके बाद घर जाएं। और आप तो जानते ही हैं, आजकल 2 नंबर लोग जो बहुत घूम रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये 1 बेडरूम के अपार्टमेंट का क्या होगा? रेंट 10 से 15 हजार होगा। आप ऐसा करें कि अपना कांटेक्ट नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। 2-3 फ्लैट हैं अच्छे कुशादा, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ का नंबर आपको दे देता हूँ। मेरा नंबर? अरे हाँ भाई, तुम्हें पता है मैं कराची में होता नहीं हूँ। जब ये तुम्हें कॉल करेंगे तो मम्मी को लेकर आके फ्लैट देख लेना, और मैं इनका नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर देता हूँ। किस नाम से सेव करूँ? जी मेरा नाम शमशाद है और प्यार से मुझे शिमनी कहते हैं। उसने महमूदाबाद में स्टेट एजेंट, जिसका नाम शमशाद अहमद था, उसकी स्टेट एजेंसी वहाँ पे मौजूद है महमूदाबाद 3 नंबर पे। उसके थ्रू मिलकर एक अदद फ्लैट नुमा घर खरीदा जो फ्लैट टाइप का था, और वहाँ मेरी बेटी अरीबा को ले जाके रखा, और वहां से मेरी बेटी की जिंदगी की बर्बादी और उसकी मौत का सामान शुरू हो गया। अब अरीबा और फहाद ने किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद फहाद अपनी पहली बीवी से मिलने मुल्तान आता जाता रहता था और पीछे से अरीबा अकेली होती थी। और इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए स्टेट एजेंट शमशाद एक दिन अरीबा के घर जा पहुंचा। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी साथ साथ नहीं गए हैं क्या? जी वो तो नहीं है। कोई काम है आपको? हाँ, वो असल में आज महीने की 5 तारीख हो गई है, तो मैं किराया लेने आया था। शमशाद साहब, वो असल में फहाद तो गए हुए हैं पंजाब, और पैसे उन्हीं के पास है, मेरे पास भी नहीं है। अगर आप हमें थोड़ी मोहलत दे दें तो फिर मैं दे दूंगी। नहीं, आप परेशान ना हो। ये फाज साहब मेरी समझ में नहीं है।
माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और नौजवान बीवी के होते हुए पंजाब जाके बैठ जाते हैं। इनको कदर नहीं है। महाराज आप फिक्र ना करें, और वैसे भी ये फ्लैट मेरा अपना ही है, बस कुछ 5-6 लाख रुपए की रकम बकाया है, वो मैं जल्दी अदा कर दूंगा, तो बस फिर किराए की भी कोई टेंशन नहीं है। और अगर मेरी बात बन जाती है तो फिर तो समझ में भूल जाए किराए को। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये फहद साहब मेरी समझ में नहीं आया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और नौजवान बीवी के होते हुए पंजाब जाके बैठ जाते हैं। इनको कदर नहीं है। महाराज आप फिक्र ना करें, और वैसे भी ये फ्लैट मेरा अपना ही है, बस कुछ 5-6 लाख रुपए की रकम बकाया है, वो मैं जल्दी अदा कर दूंगा, तो बस फिर किराए की भी कोई टेंशन नहीं है। और अगर मेरी बात बन जाती है तो फिर तो समझ में भूल जाए किराए को। समझिए आप? अच्छा बच्चा जी खुदा हाफ़िज़। इसी दौरान इसने बिजली का बिल दे दें, भर दें, किराया दे दें, बच्ची ने कहा होगा इस महीने दे देते हैं, अगले महीने दे देते हैं। इसने अपनी उससे एंट्री अंदर डाली और उसका हमदर्द मसीहा बन के कि अच्छा चलें जी, मैं मकान मालिक को, मेरा ही अपना ही फ्लैट है, आप अगले महीने दे दीजिएगा, जबकि वो फ्लैट उसका अपना नहीं था। उसने आना जाना शुरू कर दिया और अपने जो भी हरबे जो उसने अपनी कहानियां शुरू कर दी होंगी, उसने उसके कान भरने शुरू कर दिए थे। उसको पूरा मौका मिला इस बात का फायदा उठाने का कि अरीबा एक मजलूम और एक दुखी औरत है, और उसने वही जमाने की दरिंदगी का जो है सहारा लिया, एक दुखी औरत पे हाथ रखने का, और उस पे अपनी हमदर्दी साबित करते हुए उसको अपने घेराव में लिया। अरीबा फहद से वैसे ही तंग थी। शमशाद को अंदाजा हो गया था कि अरीबा के आगे पीछे कोई नहीं था, और उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अरीबा को अपने जाल में फंसा लिया था और उसे शादी की पेशकश भी की थी। शमशाद पहले से ही शादीशुदा था और ये बात अरीबा को पहले से मालूम थी, लेकिन शमशाद ने अरीबा को यकीन दिलाया था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और एक अलग मकान भी लेकर देगा। कुछ दिनों के बाद अरीबा ने फहद से खुला ले लिया और अपने घर वालों से कहा कि वो शमशाद से शादी करना चाहती है, और जब ये बात अरीबा के वालिदैन को मालूम हुई तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें शमशाद उम्र में बड़ा लगा था और उसका चाल चलन भी मशकूक था, और वो अपनी बेटी की एक बार फिर एक शादीशुदा शख्स से शादी करवाना नहीं चाहते थे। लेकिन अरीबा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि अरीबा की माँ और उसकी खाला फोन पर बात कर रही थी। बाजी आप बिलावजह की जिद ना करें, और वैसे भी अरीबा अब बच्ची नहीं रही है, और तलाक के बाद अब कौन शादी करेगा उससे? आप खुद ही सोचिए ना जरा। अरे तो क्या मैं दूसरी बार अपनी बच्ची को भाड़ में झोंक दूं? बाजी देखें, ये हमारी नहीं अरीबा की लाइफ है, आप इनकार मत करें, हाँ कर दें बस। तुम्ही ने सर पे चढ़ाया है अपनी भांजी को, अब मुझे नहीं मालूम, भाड़ में जाओ तुम और अरीबा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम दोनों से। बस शब्बीर ने देखा कि अरीबा की माँ कॉल काट कर रो रही थी। अरे अरीबा, मेरी फूल जैसी बच्ची, मासूम है तुझे अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, तू क्यों अपनी जिंदगी जहन्नम करना चाह रही है बेटा? अब हम वैसे ही दुखी, और हमारी बेटी ज्यादा दुखी कि वो अभी उसने खुला लिया, बैठी हुई इद्दत में। उसने ये फैसला कर ही लिया था कि चले अल्लाह ना करे कि मैं माशरे में बदनामी की जिंदगी गुजारूं या मुझसे कोई शादी करने वाला ना हो, तो ये एक अच्छा मुझे बंदा ऑफर कर रहा है और इतना फोर्स कर रहा है, और वो अपनी माँ से भी मुझे मिलवा रहा है, अपनी बहन से भी मिला रहा है, और वो इस हैसियत का मालिक है कि वो मुझे पाल सकता है, तो मैं इससे शादी कर लेती हूँ। बहरहाल हम इस शादी से खुश नहीं थे। हमने अपनी बेटी से कहा, बेटे ये मर्जी अब आपकी है। माँ बाप की नाराजगी के बावजूद अरीबा ने शमशाद से दूसरी शादी कर ली थी।
शमशाद ने मोहब्बत और हमदर्दी के पर्दे में अरीबा को जो लाइफ स्टाइल दिया था वो इंतहाई गैर शरीफाना और मशकूक था। वो रात गए तक घर में दोस्तों की महफिल जमाता और अपनी बीवी को भी उसमें शिरकत पर मजबूर करता था। भूत का पलंदा मेरी बेटी पर 1 महीने के अंदर अंदर ही खुल गया कि वो ना तो फ्लैट उसका था, ना वो जगह उसकी थी, ना ही वो उसकी प्रॉपर्टी थी। वो इसके एक दोस्त की अय्याशी का अड्डा था, जहाँ जो कि उसने सेट कर रखा था अपनी अय्याशी के लिए। और वो दोस्त 1 महीने बाद जब उस दरवाजे पर आता है तो मेरी बेटी को वो गलत जुमले, गलत धमकाता है और धमका के जलील करके धमकियां देकर घर से निकाल देता है। शब्बीर ने देखा कि अरीबा किचन में कुछ पका रही थी कि उसका शौहर मुबैना तौर पर झूमता झामता किचन में आ गया। अरे भाई बेगम, क्या बात है? अभी इतनी देर लगा रही, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। हाँ देखो तुम, सब दोस्त तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे माशाल्लाह भाभी को कहाँ छुपा रखा है, बुलाए तो। सब तुम्हें देखना चाह रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हो, तुम यहाँ लगेगी। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही। आपको इससे पहले भी मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि मुझे मत बोला करे वहां आने के लिए। आपको जो करना है करते रहे, मुझसे दूर रहे बस। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं कोई अय्याशी का अड्डा चला रहा हूँ क्या? 100 दफा समझा चुकी हूँ मुझे परेशान ना किया करें, लेकिन समझ में ही नहीं आती आपकी। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, समझ में आई ना? बेइज्जती करा रही हो मेरे दोस्तों के सामने। तुम देख लूंगा मैं तुमको बाद में। अरीबा को पता चल चुका था कि उसके दूसरे शौहर शमशाद का किरदार ठीक नहीं था। उसने धोखे से शादी की थी और वो अरीबा को महज अपने दोस्तों की महफिल की जीनत बनाना चाहता था। शादी को अभी सिर्फ 2.5-3 माह ही हुए थे कि उनके दरमियान न सिर्फ शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, बल्कि मार पीट तक भी नौबत आ गई थी, जिस पर एक दिन परेशान होकर अरीबा ने अपनी माँ को फोन कर दिया। अम्मी, मैं बात कर रही हूँ। अरे बेटा, रात के 1:30 बज रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। अरे माँ सदके जाए, बेटी बता क्या बात है? आप लोग याद आ रहे थे सब, इसलिए सोचा कॉल कर लूं। आप नाराज थी ना मुझसे? अम्मी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? आप कराची आएंगी ना? आती हूँ बेटा, आती हूँ। और मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? बस तुम अपना ख्याल रखना, सही है? आऊंगी इंशाल्लाह। अम्मी, आप आ रही है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आऊंगी भाई। खुदा हाफिज। इंतजार करूंगी मैं आपका। हाँ, अल्लाह हाफिज। क्योंकि जब आप शादी से पहले किसी को जन्नत दिखाते हैं और शादी के बाद फौरन ही आप उसको दोजख में डालेंगे तो उसको दुख होगा। आपने उसे कहा कि मेरी बीवी नहीं है, मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना, मैं आपके साथ रहूंगा, मेरे मकान, मेरी गाड़ी। आप कितनी तकलीफ देंगे, आप कितना उसके बर्दाश्त का मादा चेक करना चाह रहे थे। आपने तो सारे दुख, सारी तकलीफें उसको एक महीने में दे दी। 1 महीने में आप उससे कुछ तो सच बोलते, उस सच पे आपकी भी जिंदगी चलती और आपका घर भी चलता, मेरी बेटी भी। इस वाकये के दूसरे दिन अरीबा के शौहर ने अरीबा के वालिदैन को इतला दी कि अरीबा की तबीयत सख्त खराब है। दामाद के बुलाने पर जब अरीबा के वालिदैन लाहौर से कराची पहुंचे तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई थी। अरीबा की लाश बेड पर पड़ी थी और उसका शौहर दावा कर रहा था कि अरीबा ने खुदकुशी की है। पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया था, जबकि अरीबा के वालिदैन ने भी इसे कत्ल करार दिया। शब्बीर ने अरीबा के घर के बाहर लोगों का हुजूम देखा, जबकि कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। अरीबा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। छुपा रहे थे क्योंकि मैं रास्ते में से आ रही थी, तो ये आके तो मैंने अभी देखा है। बस मैं रात को 1:30 बजे तो मैंने उससे बात की है फोन पे, मुझसे बातें कर रही थी।
आगे की प्लानिंग्स कर रही थी, सब कुछ मुझसे अच्छे से उसने बात की, अम्मी आप आ जाएं यार, अब बगैर बताए क्यों चली जाती हैं, अब आप बयू हो जाएं। मैंने कहा यार मैं आती हूँ, बात करती हूँ, अम्मी मेरे लिए सोन हलवा लेती भी आइएगा। मैं रात 1:30 बजे उससे बातें कर रही थी, मैं उसके लिए स्टिक हलवा लेके आई हूँ, सोन हलवा। पता नहीं, मैं घर पहुंची हूँ अभी, फोन आ गया है कि जी आप फौरन आए, अरीबा की तबीयत सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, मैं तबीयत सही नहीं है, मैं पहुंच रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर तबीयत सही नहीं है तो तुम फौरन डॉक्टर के लेके जाओ उसको रोको, तुमने तबीयत खराब में तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? कह रहे बस अब आ जाए, बस अब आ जाए। आई हूँ, देखा है तो यहाँ पे ये हालत हुई हुई है सबकी, उसकी पड़ी हुई है इस तरह। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूंगी कि ये किसी तौर पे अगर किसी शख्स ने भी ये बोला कि ये खुदकुशी है तो ये खुदकुशी नहीं है, ये प्रॉपर मर्डर है, इसको मारा गया है और मार के लटका दिया गया है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पुलिस से, तमाम तर मीडिया से, कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए और जो भी जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा ना जाए। शब्बीर का कहना है कि बदकिस्मत लड़की के साथ क्या हुआ, उसे उसके शौहर ने नशे की हालत में कत्ल कर दिया या खुद अरीबा ने हालात से तंग आकर खुदकुशी की, इसके बारे में तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन शब्बीर का ये भी कहना है कि हमारे माशरे में औरत के साथ होने वाले मजालिम की इंतहा हो चुकी है और कोई उनके हक में बोलने वाला नहीं है। हर रोज एक बेटी के साथ कहीं रेप हो रहा है, कहीं खुदकुशी की जाती है, कहीं मारपीट की जाती है। मेरी सबसे अपील है कि सच का साथ दे, चाहे वो कुछ भी हो, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी माँ हो, किसी की भी बहन हो। खुदारा अपने हक के लिए आवाज उठाते, इसको अपना हक समझे, इसको अपनी तकलीफ समझे और इसको आवाज उठाए। और इंसाफ की अपील करता हूँ मैं सब उन लोगों से जिनके हाथ में इस वक्त पावर है इंसाफ करने का। बहुत तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा की है उससे। खुदा के वास्ते जो मुलविस हो उसे छोड़िएगा नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।